2 दिनों तक लापता रहने के बाद आखिरकार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर बाद रांची में अपने आवास पर पहुंचे। बताया गया कि हेमंत सोरेन चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली गए थे, लेकिन उसके बाद से ही कोई खबर नहीं थी। लेकिन आज अचानक वो रांची सीएम आवास पर पहुंचे। हेमंत सोरेन सार्वजनिक तौर पर तब दिखाई दिए जब वो बापू वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि दी। यहां पर जब मीडिया ने उनकी गुमशुदगी के बारे में पूछा तो वो थोड़ा झुंझलाए नजर आए। क्या दिक्कत है? किसको तकलीफ है? अरे सर थोड़ा पीछे क्या सवाल है? इसका मतलब क्या है? इससे पहले रांची पहुंचकर उन्होंने सीएम हाउस में सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। सोरेन की पत्नी के बैठक में शामिल होने पर अटकलें लगाई जाने लगी कि अगर ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है तो वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। करीब 48 घंटे तक हेमंत सोरेन दुनिया की नजरों से दूर रहे। इस दौरान वो किसी के सामने नहीं आए। ईडी की टीम दिल्ली से रांची तक उनकी तलाश करती रही, लेकिन कोई नहीं जानता था कि सोरेन कहां है। ना तो वो रांची में अपने आवास पर मिले और ना ही दिल्ली स्थित घर पर। ईडी की टीम दिल्ली में उनके घर गई, लेकिन वो नहीं मिले। ईडी ने दिल्ली पुलिस से कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खोज कर लाएं। झारखंड के राज्यपाल तक को नहीं पता था कि मुख्यमंत्री कहां थे। Like you, we are also waiting for the CM's response. Nobody is above the law. राज्यपाल ने झारखंड के गृह सचिव अविनाश कुमार, डीजीपी अजय कुमार और चीफ सेक्रेटरी एल ख्यांगते को राजभवन भी बुलाया। सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा था कि सोरेन निजी काम से दिल्ली गए हुए हैं। व्यक्तिगत काम से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, लौट भी आएंगे। लेकिन दिल्ली वाले घर पर ईडी के छापों के बावजूद सोरेन न कहीं दिखाई दिए और सामने नहीं आए। एक राज्य का मुखिया पूरे 2 दिनों तक लापता रहा। प्रदेश सरकार बिना नेतृत्व के रही। इस पर सियासत तो गर्म होनी ही थी। मौका देख बीजेपी ने हेमंत सोरेन की गुमशुदगी का पोस्टर जारी कर दिया, जिस पर लिखा था गुमशुदा की तलाश झारखंड के मुख्यमंत्री। ये पोस्टर बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जारी किया। मरांडी ने सूचना देने वाले को 11,000 रुपए इनाम भी देने का ऐलान किया। कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री को खोज करके लाएगा तो हमारे ओर से उनको इनाम दी जाएगी। बीजेपी ने तंज करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य का कोई मुख्यमंत्री लापता हुआ हो। अज्ञात स्थान से लोकतंत्र का संचालन हो रहा है। मतलब आप सोचिए कि नॉन ट्रेसेबल चीफ मिनिस्टर, कैसी डेमोक्रेसी की रक्षा हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है भगोड़े हैं, और झारखंड का एक वोटर होने के नाते मेरा तो सर जो है वो शर्म से झुका जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय के आसपास धारा 144 लगा दी गई। तीनों जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री का बचाव किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जानबूझकर हेमंत सोरेन के बारे में अफवाह फैलाई और उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आते हैं। तानाशाही की पराकाष्ठा। एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? जेएमएम ने मुख्यमंत्री की छवि को बदनाम करने के आरोप में बीजेपी के नेताओं पर मानहानि का मुकदमा करने की भी बात कही। जिस प्रकार का भाषा बोलते हैं उन पर बहुत जल्द हम लोग आपराधिक मुकदमा करें। सीआरपीसी की धारा 499। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उसका जनता जवाब देगी। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित बताया। हालांकि उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर कहा कि ईडी की टीम 31 जनवरी दोपहर 1 बजे रांची में उनके आवास पर उनसे पूछताछ कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हेमंत सोरेन ने ईडी पर निशाना साधते हुए पूरी कार्रवाई को राजनीतिक एजेंडा के तहत बताया। सोरेन ने लिखा, 2 और 29 फरवरी 2024 के बीच आयोजित होने वाले बजट सत्र की तैयारियों के लिए व्यस्त हूँ। ऐसे हालात में 31 जनवरी 2024 को या उससे पहले सीएम का एक और बयान दर्ज करने का आपका आग्रह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राज्य सरकार के कामकाज को बाधित करने और लोगों के एक निर्वाचित प्रतिनिधि को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के आपके राजनीतिक एजेंडे को उजागर करता है। सोमवार को मुख्यमंत्री महोदय ने संदेश भिजवाया कि मैं 31 तारीख को अवेलेबल हूं, आप आ जाएं, पूछताछ करें। खुद ईडी ने डेडलाइन दिया था 31 तारीख तक का, तब 29 तारीख को ये कार्रवाई की। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि सीएम को समन जारी करना पूरी तरह से कानून द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग है।
ईडी की टीम ने कल दिल्ली में हेमंत सोरेन के शांति निकेतन रोड पर मौजूद आवास पर छापा मारा था। ईडी का दावा है कि इस छापेमारी में सोरेन के बंगले से 36 लाख रुपए कैश और एक लग्जरी कार बरामद की गई, जब्त की, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। ईडी ने 36 लाख रुपए बंगले से बरामद किए। ये कैश दक्षिण दिल्ली में मौजूद आवास 5/1 शांति निकेतन से बरामद हुआ। जांच एजेंसी ने एक BMW कार भी जब्त की है। ये पता नहीं है कि ये कार हेमंत सोरेन की है या किसी और की, लेकिन ये गाड़ी हेमंत के बंगले में ही खड़ी थी। ईडी ने हेमंत सोरेन के बंगले से कई कागजात भी जब्त किए हैं। कथित जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई पर इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने भी निशाना साधा। गठबंधन के मुताबिक बीजेपी एक और चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश रच रही है और इसके लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। ये मामला हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का नहीं, उनकी सरकार गिराने का मामला है और हेमंत सोरेन भी ये बात जानते हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा। हम ऐसे लोग हैं, हम इस ऐसे मिट्टी से बने हैं, हम झुकने वाले नहीं। जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। संजय राउत ने आरोप लगाया कि एजेंसियों का इस्तेमाल कर सरकार विपक्ष को डराना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पहली लिस्ट में डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव समेत परिवार के 3 लोगों को टिकट मिला है। इनके अलावा संभल से शफीकुर रहमान बर्क, एटा से देवेश शाक्य और लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा को भी टिकट दिया गया है। बिहार की राजनीति में हुए बदलाव का असर उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार और ओम प्रकाश राजभर के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में दोनों नेताओं को पलटू राम बताते हुए जनता को उनसे सावधान रहने की सलाह दी गई है। जयपुर के एक स्कूल में बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने 26 जनवरी के कार्यक्रम में बच्चों के हिजाब पहनने पर आपत्ति जताई। उन्होंने स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी लगाने की बात कही। उनके इस बयान के विरोध में सैकड़ों स्कूली छात्राएं जयपुर की सड़कों पर उतर आईं और विधायक से अपने बयान के लिए माफी मांगने को कहा। केरल में बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवासन हत्याकांड मामले में वहां की स्थानीय अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पीएफआई के 15 सदस्यों को मौत की सजा दी। बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवास की 19 दिसंबर 2021 को उनके घर में घुसकर बीवी बच्चों के सामने ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।